हेलो सारे होशियार बच्चों, क्लास 8 के हिंदी के टॉपर्स। बच्चों, हम लोग आपकी पाठ्य पुस्तक सोन चिरैया कक्षा 8 पढ़ रहे हैं, जिसमें आपका पाठ भोलाराम का जीव हमने शुरू किया था। इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट 1 हम पहले कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे। बीच बीच में कठिन शब्द भी समझते जाएंगे। तो बच्चों, सबसे पहले तो ये कि भोलाराम का जीव पाठ के लेखक, प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि व्यंग जो कथा होती है या व्यंग लेख, वो क्या होता है, उसमें हम लोग किसी भी सामाजिक समस्या पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह उठाया जाता है। उसके बारे में बच्चों ध्यान आकर्षित किया जाता है मजाकिया ढंग से। ठीक है, मजाकिया ढंग से मजाक में किसी समस्या को उठाया जाता है। तो इसमें आपने देखा कि किस तरह से हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि किस तरह से भ्रष्टाचार की समस्या को उठाया गया है। भोलाराम नामक एक सरकारी कर्मचारी पेंशनधारी जो है वो अपनी मृत्यु के बाद 5वें दिन तक नहीं मिल रहा है, और जो दूत है यमराज का वो काफ़ी परेशान है। धर्मराज परेशान है, चित्रगुप्त परेशान है कि वो जीव कहाँ चला गया, दूत को चकमा देकर वो कहाँ गायब हो गया। ठीक है, चलिए अब तो फिर नारद जी कहते हैं कि मैं उनको धरती पर जाकर देखूंगा। तो नारद जी उनका पता नोट कर लेते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भाग 2। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। भाग 2 कहाँ पर हैं देखते हैं। ये देखिए भाग 2 यहाँ से शुरू हो रहा है। माँ बेटे के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए। ठीक है, पहले भाग में देखा था आपने कि परिवार की तलाश के लिए धरती पर जाने वाले थे, तो वो पहुंच गए। माँ बेटे के सम्मिलित क्रंदन से नारद भोलाराम का मकान पहचान गए, यानी माँ और बेटे का रोना बहुत जोर से आवाज आई तो उन्होंने पहचाना। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोलाराम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोलाराम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोलाराम को क्या बीमारी थी? क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहां से या तो जवाब ही नहीं आता था, और आता तो यही कि तुम्हारे पेंशन के मामले पर विचार हो रहा है। इन 5 सालों में मेरे सब गहने बेचकर हम लोग खा गए, फिर बर्तन बिके, अब कुछ नहीं बचा था। फाके होने लगे थे। चिंता में खुलते खुलते और भूख से मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। अब देखिए इसमें जो कठिन शब्द है ना, एक तो दरख्वास्त माने कि एप्लीकेशन देना या प्रार्थना पत्र देना। फाके होने लगे यानी कि वो लगभग भूखे मरने लगे, यानी खाने को उनके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, इस तरह का उन्होंने कहा। नारद ने कहा, क्या करोगी माँ? उनकी इतनी ही उम्र थी, मतलब वो सांत्वना बता रहे हैं, मतलब क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी। ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी। 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली। दुख की कथा सुनने की फुर्सत नारद को थी नहीं। वे अपने मुद्दे पर आए। माँ, यह बताओ कि यहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था जिससे उनका जी लगा हो? पत्नी बोली, लगाओ तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। मेरा मतलब है कोई स्त्री। स्त्री ने घुर्राकर नारद की ओर देखा, बोली, बको मत महाराज, साधु हो, कोई लुच्चे लफंगे नहीं हो।
जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा सोचना ठीक ही है। यही भ्रम अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चला। व्यंग समझने की असमर्थता ने नारद को सती के क्रोध की ज्वाला से बचा लिया। स्त्री ने कहा, महाराज, आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए? इन बच्चों का पेट कुछ दिन भर जाएगा। नारद को दया आ गई। वह कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है? मेरा यहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊंगा और कोशिश करूंगा। वहां से चलकर नारद सरकारी दफ्तर में पहुंचे। वहां पहले ही कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थी, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। नारद ने कहा, भाई, ये बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख दिया? बाबू हंसा, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती। दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। नारद उस बाबू के पास गए। उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पांचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज, आप क्यों इस झंझट में पड़ गए? आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहें तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर लिया तो अभी काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुंचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। उन्हें एकदम बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। बोले, इसे कोई मंदिर वंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते हुए चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? नारद ने कहा, कैसे भेजता? चपरासी तो सो रहा है। क्या काम है? साहब ने रौब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया। साहब बोले, आप हैं बैरागी। बैरागी, बैरागी मतलब बच्चे क्या होता है? बैरागी मतलब जिसने दुनियादारी को त्याग दिया हो, है ना? बैरागी का मतलब जो संसार त्याग देता है। ज़्यादातर सन्यासी के लिए ये शब्द यूज होता है ना, जो संसार को त्याग देता है। आप हैं बैरागी, दफ्तरों के रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की। पर यह भी एक मंदिर है, यहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है, भेंट चढ़ानी पड़ती है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। नारद ने सोचा कि फिर यहाँ वजन की समस्या खड़ी हो गई। साहब बोले, भाई, सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है। हजारों बार एक ही बात को 1000 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। हाँ, जल्दी हो सकती है, मगर साहब रुके। नारद ने कहा, मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा। कुटिल मतलब चालाकी भरी। साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, मगर वजन चाहिए। आप समझे नहीं। जैसे आपकी ये सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, ये मैं उसे दे दूंगा। साधुओं की वीणा तो बड़ी पवित्र होती है। लड़की जल्दी संगीत सीख गई तो उसकी शादी हो जाएगी। नारद अपनी वीणा छिनते देखकर जरा घबराए,
पर फिर संभल कर उन्होंने वीणा मेज पर रखकर कहा, यह लीजिए, अब जरा उसी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया, बड़े बाबू से भोलाराम की केस की फाइल लाओ। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चिंत करने के लिए पूछा, क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद ने समझा कि साहब कुछ ऊंचा सुनता है, इसलिए जोर से बोले, भोलाराम। सहसा फाइल में से आवाज आई। सहसा मतलब अचानक, है ना? अचानक फाइल में से आवाज आई, कौन पुकार रहा है मुझे? अरे पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया। साहब डर कर कुर्सी से लुढ़क गए। नारद भी चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। भोलाराम, क्या तुम भोलाराम के जीव हो? हाँ, आवाज आई। नारद ने कहा, मैं नारद हूं, मैं तुम्हें लेने आया हूं। चलो, स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों में अटका हूं, यही मेरा मन लगा है, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। तो यहाँ पर बच्चों ये आपकी कहानी खत्म हो जाती है ना? देखिए कितना बढ़िया व्यंग की वो पेंशन का इंतज़ार करता करता मर गया और उसकी जो दरख्वास्तें यानी कि एप्लीकेशंस, प्रार्थना पत्र ढेर लग गए और वो उसी में उसका मन भटक रहा है। तो इसके लेखक हैं व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी। लेखक का परिचय देखिए यहाँ पर है, थोड़ा सा देख लेते हैं। हरिशंकर परसाई जी हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। उनका जन्म होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। वे हिंदी के पहले रचनाकार हैं जिन्होंने व्यंग को साहित्यिक विधा का दर्जा दिलाया और उसे हल्के फुल्के मनोरंजन की परंपरागत परिधि से उबार कर समाज के व्यापक प्रश्नों से जोड़ा। उनकी व्यंग रचनाएं हमारे मन में गुदगुदी ही पैदा नहीं करती, बल्कि हमें उन सामाजिक वास्तविकताओं के आमने सामने खड़ा करती हैं जिनसे किसी भी व्यवस्था में पिसते मध्यवर्गीय मन की सच्चाइयों को बहुत ही निकटता से पकड़ा जा सकता है। सामाजिक पाखंड और रूढ़िवादी जीवन मूल्यों एवं विसंगतियों पर प्रहार कर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाए रखी, है ना? व्यंग्य के माध्यम से समाज में जो पाखंड होते हैं, जैसे हम लोग रूढ़िवादी हैं, हम जिन चीज़ों को कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, इस तरह की बातों पर उन्होंने अपनी बातें कहीं। उन्होंने सदैव विवेक और विज्ञान सम्मत दृष्टि को सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया, है ना? हमेशा दृष्टि कैसी होनी चाहिए? विवेक सम्मत, विज्ञान सम्मत, लॉजिकली सोचना चाहिए। किसी की सुनी सुनाई बातों पर हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। उनकी भाषा शैली में खास किस्म का अपनापन महसूस होता है, जैसे लगता है कि लेखक उसके सामने ही बैठे हैं। ठिठुरता हुआ गणतंत्र की व्यंग रचना हरिशंकर परसाई जी ने ही की है। उनकी रचनाओं में हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल, तिरछी रेखाएं, प्रेमचंद के फटे जूते, माटी कहे कुम्हार से, वैष्णव की फिसलन, पगडंडियों का जमाना, विकलांग श्रद्धा का दौर, तुलसीदास चंदन घिसें, हम एक उम्र से वाकिफ हैं आदि लेख संग्रह उल्लेखनीय हैं। अब हमने क्या सीखा इस पाठ में बच्चों? कि व्यंग्य साहित्य की लोकप्रिय विधा है जो अपनी मनोरंजनात्मक शैली से विषय पर तीखा प्रहार करती है। कुशल व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी की रचनाएं सामाजिक व्यवस्था पर चोट करती हैं और व्यंग्य रचनाएं मन को गुदगुदाने के साथ तत्कालीन परिस्थितियों को भी दर्शाती हैं। तत्कालीन मतलब समय विशेष की, जिस समय वो रचना लिखी जाती है उस समय की परिस्थितियां, है ना, उनको भी दर्शाती हैं। तो चलिए ये हमने इसको पूरा कर दिया
और हमारा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया बच्चों। इसको अच्छी तरह से सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिन बच्चों ने नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, है ना बच्चों। अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके पीछे की सारी एक्सरसाइज करेंगे बच्चों। सारी तरह के क्वेश्चन आंसर, व्याकरण, ये वो सब करेंगे। तो अगर बेल आइकन प्रेस होगा तो आपके पास नोटिफिकेशंस आता रहेगा और आप अपने काम की चीज़ें अच्छे से पढ़ते रहेंगे और बनते रहेंगे हिंदी के टॉपर्स, है ना। आप जो भी बच्चा मुझे बढ़िया सा कमेंट करेगा, मैं ज़रूर यहाँ पर उसका नाम मेंशन करूँगी, उसको स्पेशल थैंक्स बोलूँगी। अभी मुझे पूजा नाम की प्यारी सी बच्ची ने बहुत बढ़िया कमेंट किया है ना। उसने कहा है कि मेरे पढ़ाने से उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उसने तो तारीफ़ में इतना ज़्यादा कह दिया है कि मुझे कहने में भी संकोच है, मैं वो नहीं बोलूँगी, लेकिन फ़िलहाल उसने ऐसा बोला। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे बच्चों। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।